सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुंबई में सैफ अली खान का हमलावर 72 घंटे के बाद गिरफ्तार हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी के बाद यह पता चला कि वो एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है। हमारे देश में अवैध घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा है जिससे वोट तो नहीं मिलते, लेकिन देश के संसाधनों पर इसका बोझ जरूर पड़ता है और हमारे देश के लिए, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है। सैफ के हमलावर का नाम पहले विजय दास बताया जा रहा था, लेकिन यह उसका फर्जी नाम था। उसका असली नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद और यह अपना नाम और पहचान बदलकर मुंबई में रह रहा था। अपना नया नाम इसने रखा था विजय दास। शहजाद एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है जो पिछले 6 महीने से मुंबई में रह रहा था अपने नए नाम के साथ, पहचान के साथ, और यहां पर यह साफ सफाई का काम करता था। मुंबई पुलिस के अनुसार शहजाद चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था और उसे तब तक यह नहीं पता था कि यह घर किसका है। वो नहीं जानता था कि यह घर सैफ अली खान जैसे बड़े अभिनेता का है। 16 जनवरी को सैफ अली खान पर हमला करने के बाद वो उनके घर से मात्र 700 मीटर दूर पटवर्धन गार्डन के पास एक बस स्टॉप पर जाकर सो गया और फिर अगले दिन उसने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन से वो वर्ली चला गया। तो बड़ी बात देखिए, यह अपराधी जो है इसने सैफ अली खान पर हमला किया, उसके बाद वहां से भाग गया और उनके घर से सिर्फ 700 मीटर दूर जाकर यह छिप गया, सो गया कहीं जाकर, और फिर अगले दिन यह वर्ली चला गया। अब आपको बताते हैं कि यह अपराधी पकड़ा कैसे गया और कैसे आजकल के डिजिटल युग में यूपीआई पेमेंट करना इसे बहुत महंगा पड़ा। इस बांग्लादेशी हमलावर शहजाद को एक पराठा, एक पानी की बोतल और यूपीआई पेमेंट ने गिरफ्तार करवा दिया। मुंबई पुलिस फेस रिकॉग्निशन टेक्निक से हमलावर को तलाश कर रही थी। आजकल पुलिस के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो अपराधी के चेहरे को पहचान सकते हैं और फेस डिटेक्शन की मदद से वो अपराधी अगर कहीं भी गया है और सीसीटीवी में कहीं भी उसका चेहरा कैप्चर हुआ है तो पुलिस उसे ढूंढ सकती है। पुलिस को वर्ली के सेंचुरी मिल के पास एक सीसीटीवी फुटेज में यही शख्स शहजाद दिखाई दिया। पुलिस वहां पर पहुंची तो पता चला कि इस हमलावर ने इस जगह पर पराठे और पानी की एक बोतल के लिए यूपीआई पेमेंट किया था। यूपीआई पेमेंट की वजह से पुलिस को हमलावर का मोबाइल फोन नंबर पता चल गया और इसी फोन नंबर को ट्रेस करते हुए हमलावर की असली लोकेशन मुंबई पुलिस को मिल गई। यानी ये जो हमलावर पकड़ा गया है, आप कह सकते हैं कि प्योर टेक्नोलॉजी की वजह से पकड़ा गया है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि किसी के लिए भी, अपराधी के लिए बचकर जाना बड़ा मुश्किल है। शहजाद ठाणे के कासर वडावली लेबर कैंप के पास छिपा हुआ था और इस लेबर कैंप में जो लोग रहते हैं उनमें से ज्यादातर कोलकाता से आए हुए मजदूर हैं और यहीं से हमने आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट करवाई है, इसी लेबर कैंप से। और ये रिपोर्ट पहले आप देखिए और फिर हम आपको इस कहानी के बारे में आगे बताते हैं। अब सोचिए, इस हमलावर के पास कोई भी भारतीय पहचान पत्र नहीं था, ना तो इसके पास कोई अपना यहां का आधार कार्ड था, ना ही कोई और पहचान पत्र था, लेकिन उसने कोलकाता में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम है जहांगीर शेख, इस जहांगीर शेख के नाम पर इसने एक मोबाइल फोन का सिम कार्ड लिया था और उसी मोबाइल फोन के सिम कार्ड को यह इस्तेमाल कर रहा था। उसी सिम कार्ड से इसने यूपीआई पेमेंट किया था। अब आप ये देखिए कि बांग्लादेश का एक घुसपैठिया जब हमारे देश में आ जाता है, अपना नाम बदल लेता है, अपनी पहचान बदल लेता है, मोबाइल फोन यहां का इस्तेमाल करता है और उसका हमारे देश में कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उसके पास कोई पहचान पत्र है ही नहीं। किसी भी राज्य की पुलिस के लिए इस तरह के अपराधी को ट्रैक करना, पकड़ना, इनकी पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती है। और सोचिए, अगर ये व्यक्ति बांग्लादेश वापस भाग गया होता तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाता। मुंबई पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती अगर यह आदमी वापस बांग्लादेश भाग गया होता। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके अंदर इतनी चालाकी शायद थी नहीं और यह आसपास मुंबई में ही घूमता रहा और बड़ी आसानी से मुंबई पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद से इसे पकड़ लिया। इसलिए सैफ अली खान पर हुआ यह हमला
कोई मामूली वारदात नहीं है। इसे आप कोई मसालेदार खबर मत समझिए। यह मत समझिए कि मुंबई में रहने वाला एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसके ऊपर हमला हुआ और आप इसे फिल्मों से जुड़ी हुई खबर देखकर आप इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर एक बांग्लादेश का घुसपैठिया सैफ अली खान जैसे इतने बड़े आदमी के घर में घुसकर हमला कर सकता है, तो हमारे और आपके घरों में भी इस तरह के हमले हो सकते हैं। और अब तक इस तरह के बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, हजारों की संख्या में भारत के न जाने कितने शहरों में फैल चुके हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये अवैध घुसपैठिए बहुत आसानी से सीमा पार करके भारत में आ जाते हैं और फिर या तो फर्जी पहचान पत्र बनवा लेते हैं, फर्जी नाम अपने रखते हैं और फिर आप ही के आसपास काम करने लगते हैं। और वो कोई भी हो सकते हैं, आपकी मेड हो सकती है, आपका ड्राइवर हो सकता है, आपके घर का माली हो सकता है, आपके दफ्तर में काम करने वाला ऑफिस बॉय हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और आप उसके असली नाम से और उसके असली नाम और उसकी असली पहचान से वाकिफ नहीं होंगे और आप उसके नकली नाम और नकली पहचान के आधार पर उसे नौकरी दे देंगे। सैफ अली खान के हमलावर ने अपना नाम शहजाद से विजय दास कर लिया था। न जाने कितने ही अवैध बांग्लादेशियों ने हिंदू नामों से अपने पहचान पत्र भी बनवाए होंगे और दिल्ली और मुंबई जैसे न जाने कितने बड़े बड़े भारतीय शहरों में या छोटे शहरों में भी अब तक जाकर ये लोग बस चुके होंगे। देखिए, बड़ी बात इस व्यक्ति की क्या है। अब आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि यह व्यक्ति वहां कैसे पहुंचा। तो ये चोरी के मकसद से सैफ अली खान के घर तक पहुंचा था। अब बड़ी बात यह है कि उस बिल्डिंग में तो और भी बहुत सारे घर हैं। उन घरों में ना जाकर ये सिर्फ सैफ अली खान के घर में ही क्यों गया, जैसा कि पुलिस दावा कर रही है कि एक छोटा मोटा चोर था और ये चोरी करने के मकसद से उनके घर में चला गया। तो बड़ी बात यह है कि सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रहते हैं, हमने आपको उस दिन भी बताया था, वो बिल्डिंग की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप देख भी चुके हैं। इस बिल्डिंग में सुरक्षा के बहुत ही मामूली इंतजाम है, या ये कह लीजिए कि कोई इंतजाम है ही नहीं। ये व्यक्ति बड़ी आसानी से उस हाउसिंग सोसाइटी में घुस गया। ये वो हाउसिंग सोसाइटी है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहां पर उसके बाद वो इस बिल्डिंग में गया, एक एक करके ये एक एक फ्लोर पर जा रहा था और चेक कर रहा था कि सबसे कम सिक्योरिटी कहां पर है, कौन कौन से ऐसे घर हैं जहां पर सीसीटीवी नहीं लगा है, कौन सा ऐसा घर है जिसका दरवाजा शायद खुला हुआ मिल जाए। और ये सारे घर चेक करते 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 ये ऊपर तक बढ़ता चला गया और आखिर में इसे सैफ अली खान का घर ऐसा मिला जहां पर दरवाजा खुला हुआ था और जहां पर इसे लगा कि बहुत आसानी से उस घर में ये जा सकता है और चोरी कर सकता है। और इसलिए उसने इस घर को चुना क्योंकि उस घर में इसकी जो एंट्री थी वो बड़ी आसान लग रही थी और उस घर में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। और इस प्रकार से ये अपराधी सैफ अली खान के घर में चला गया। इसे तब तक ये अंदाजा ही नहीं था कि ये किसके घर में चोरी करने के लिए गया है। तो हमने आपको बता दिया सारा आज कि ये कैसे आया, कैसे इसे बिल्डिंग के गेट पर किसी ने रोका नहीं और ये सीधे सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर तक आ गया और कैसे यूपीआई पेमेंट करने की वजह से ये अपराधी पकड़ा गया। अब आपको बड़े मुद्दे पर लाते हैं। सैफ अली खान तो बच गए, उनकी किस्मत अच्छी थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब सवाल यह है, क्या भारत में घुसपैठ इतनी आसान हो चुकी है कि कोई भी बांग्लादेश से आने वाला व्यक्ति यहां इतनी आसानी से आ जाता है? जब भी कोई विदेशी भारत आता है तो सबसे पहले उसे वीजा लेना होता है। आप भी जब किसी देश में जाते हैं तो वीजा लेकर ही उस देश में जाते हैं। लेकिन ये अवैध बांग्लादेशी बिना किसी वीजा के भारत में आ जाते हैं। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से अगर कोई बिना वीजा के घुसपैठ करता है तो हम उन्हें आतंकवादी कहते हैं। तो क्या बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने वालों को रोकना पाकिस्तानी आतंकियों को रोकने से ज्यादा मुश्किल काम है? इसे समझने के लिए हमें बांग्लादेश से लगती हुई सीमाओं से जुड़ी चुनौतियों को आज समझना होगा। इतने सारे लोग बांग्लादेश से कैसे आ रहे हैं हमारे देश में? हम उन्हें रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? आज हमारे पास इतनी बड़ी सुरक्षा बल है, भारत इतना बड़ा देश है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हम अगर पाकिस्तान से घुसपैठ को बंद कर सकते हैं और दूसरे देशों से घुसपैठ को रोक सकते हैं, तो बांग्लादेश से हर दिन हजारों लोग हमारे देश में कैसे आ रहे हैं? तो अब आप इसे समझिए। हमारे देश के 5 राज्य ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल,
असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, जहां की सीमाएं बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा बहुत बड़ी सीमा है, करीब 4097 किलोमीटर लंबी यह सीमा है। अब आप सोचिए 4000 किलोमीटर लंबी, 4100 किलोमीटर लंबी सीमा यह है। एक तरीके से बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। हम पाकिस्तानी घुसपैठ का जवाब गोलियों से देते हैं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ पर हम कभी ऐसा एक्शन नहीं लेते। और इसकी एक वजह है भारत और बांग्लादेश के बीच मधुर संबंध और हमारे व्यापारिक संबंध। इसके अलावा सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुला हुआ है, यानी पोरस है, और यहां से आना जाना किसी के लिए भी बहुत आसान है। भारत की होम मिनिस्ट्री के अनुसार बांग्लादेश से लगती हुई 3141 किलोमीटर सीमा पर कंटीले तार लगा दिए गए हैं, यानी 77% सीमा पर फेंसिंग हो चुकी है। लेकिन बाकी की अभी भी ऐसे ही है। इसमें अभी पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां करीब 82% सीमा पर फेंसिंग का काम हो चुका है। भारत बांग्लादेश के बीच करीब 950 किलोमीटर की सीमा आज भी पूरी तरह से खुली हुई है, पोरस है। इसमें 900 किलोमीटर की सीमा नदियों से जुड़ी है, जहां फेंसिंग करना असंभव सा काम है क्योंकि वहां पर पानी है। बांग्लादेश की सीमा पर पूरी तरह से फेंसिंग करना भारत के लिए बहुत मुश्किल काम है। बांग्लादेश के साथ जिन इलाकों में सीमा विवाद है वहां पर भी फेंसिंग नहीं हो पाती, और सीमा पर बसे गांव वाले भी फेंसिंग का विरोध करते हैं। बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं आज भी जहां के लोग खुलेआम, हमारे देश के लोग बांग्लादेश में चले जाते हैं और बांग्लादेश के लोग यहां आ जाते हैं हर रोज काम करने के लिए और फिर शाम को वापस लौट जाते हैं। जहां तक घुसपैठ की बात है तो कुछ मैदानी क्षेत्र, जंगल और नदियां, तीनों ही रास्तों से यह घुसपैठ होती है। भारत के 3 राज्य पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के रास्ते सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ होती है। इसमें असम में दक्षिण सलमारा, करीमगंज और धुबरी, त्रिपुरा में त्रिपुरा पश्चिम और धलाई, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 24 परगना से लगती सीमाओं के रास्ते ज्यादा घुसपैठ होती है। सुरक्षा बलों के लिए खुली सीमाओं से घुसपैठ रोकना नामुमकिन सी बात है और फेंसिंग भी यहां पर कारगर साबित नहीं हो पाती। सैफ अली खान पर हमला करने वाला शहजाद भी इनमें से किसी एक रास्ते से भारत में अवैध रूप से घुसा होगा। और सिर्फ शहजाद ही नहीं, शहजाद जैसे हजारों बांग्लादेशी घुसपैठिए इन्हीं रास्तों से हर रोज हमारे देश में आ रहे हैं और पिछले कई वर्षों से भारत के न जाने कितने शहरों में भारत के नागरिक बनकर रह रहे हैं। हाल ही में दिल्ली से पकड़े कुछ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यह बताया था कि एक खास गिरोह इस काम में लगा हुआ है और यह गिरोह अवैध घुसपैठियों के लिए फर्जी पहचान पत्र तैयार करवाता है। पुलिस के अनुसार ज्यादातर घुसपैठिए खुद को पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों का निवासी बताते हैं और उनके पास फर्जी पहचान पत्र भी वहीं के पाए जाते हैं। और ये जो लोग हैं बाद में ये भारत में वोटर बन जाते हैं। और आपने देखा होगा हमारे देश में चुनाव जीतने का भी ये एक बहुत बड़ा मॉडल बन चुका है कि नेता इस तरह के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, इनके फर्जी पहचान पत्र बनवाते हैं, इनके वोटर आई कार्ड बनवाए जाते हैं और फिर ये कुछ खास नेताओं को और कुछ खास पार्टियों को वोट देते हैं ताकि वो चुनाव में जीत सके। ये एक बहुत बड़ा चुनाव का मॉडल हमारे देश में बन चुका है। तो इसलिए जब राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है इन लोगों को रोकने की, जितने ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं हमारे देश में कुछ नेताओं को उतना ही ज्यादा फायदा हो रहा है, तो फिर इन्हें रोकेगा कौन? ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यह मुद्दा आप तक इस बार इसलिए पहुंचा क्योंकि इस बांग्लादेशी घुसपैठी ने सैफ अली खान जैसे एक बड़े सेलिब्रिटी पर हमला कर दिया। इसलिए आज हम और आप ये बात कर रहे हैं। हमले तो ये हर रोज करते हैं, अपराध ये हर रोज करते हैं, चोरी डकैती हर रोज हो रही है हमारे देश में कहीं ना कहीं, लेकिन वो खबर नहीं बन पाती क्योंकि उसमें आम आदमी पर अपराध हो रहे हैं, आम आदमी की जेब कटती है, आम आदमी के घर में चोरी हो रही है और आम आदमी की खबर हमारे देश में कोई नहीं दिखाता। इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा बन ही नहीं पाता। ये तो सैफ अली खान पर यह हमला हुआ और इसलिए आज ये मुद्दा इतना बड़ा है और इसीलिए आज हम आपको ये जागरूक कर रहे हैं कि ये हमला जो है ये सैफ अली खान पर हुआ, ये आप पर भी हो सकता है। हमारे देश में कहीं भी रहने वाले किसी भी परिवार पर इस तरह का हमला हो सकता है। हमें सावधान रहने की आवश्यकता है और इस घुसपैठ को हर हालत में रोकने की आवश्यकता है। अब मैं
आपको महाकुंभ लेकर चलता हूं और महाकुंभ से आज मैं आपको अपने खुद के अनुभव बताऊंगा। आपने देखा होगा हाल के दिनों में जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता दो तरह के दुष्प्रचार महाकुंभ के बारे में कर रहे हैं। पहला तो यह है कि वहां पर बद इंतजामी है, वहां पर इतने सारे लोगों के लिए इंतजाम है ही नहीं, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, स्नान करने वालों के जो बड़े बड़े आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये आंकड़े भी गलत हैं। तो सही क्या है आज मैं आपको बताऊंगा, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं आपको बताऊंगा। अभी तक हम अपने संवाददाता या हमारे कैमरे की नजर से आपको महाकुंभ की तस्वीरें दिखाते थे, रिपोर्टिंग दिखाते थे, लेकिन आज आप महाकुंभ का मेरा स्वयं का अनुभव सुनिए। महाकुंभ को लेकर जैसा मैंने कहा, दो प्रकार के दुष्प्रचार हैं। पहला, लोग कह रहे हैं जितनी भीड़ बताई जा रही है उतनी है नहीं, आंकड़े गलत हैं, महाकुंभ में भारी अव्यवस्था है। सच्चाई यह है कि मुझे प्रयागराज में एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे तक बहुत भीड़ मिली। वहां देश भर से लोग आ रहे थे, हर वर्ग के लोग आ रहे थे, छोटे बड़े, अमीर गरीब, बड़े बड़े खानदानों के लोग आ रहे थे, औद्योगिक परिवारों के लोग आ रहे थे, आम लोग आ रहे थे, पढ़े लिखे लोग आ रहे थे, विदेशी लोग आ रहे थे, अनपढ़ लोग आ रहे थे, मजदूर आ रहे थे, बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर आ रहे थे। कौन नहीं आ रहा था? तो पहली बात तो यह है, ऐसा लगा जैसे पूरी देश से और दुनिया में जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, न जाने कहां से ये सारी भीड़ उमड़कर प्रयागराज में आ रही है। पूरे देश में श्रद्धा का एक ऐसा संगम यह बन गया है जिसने देश के हर वर्ग को जोड़ दिया है। कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि सनातन धर्म लोगों को जातियों में बांट देता है, लेकिन जब मैं महाकुंभ में गया तो घाटों पर हजारों लाखों लोगों को स्नान करते हुए देखा, और ये लोग अपनी जातियों को भूलकर सनातन धर्म और उसकी परंपराओं का पालन कर रहे थे। इनमें कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन ऊंची जाति का है, इसका भेद कोई नहीं जान सकता। मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो अव्यवस्था या असुविधा से परेशान था। सबसे अच्छी बात यह थी कि अगर आप एक बार महाकुंभ में पहुंच गए, एक बार मेला क्षेत्र में पहुंच गए, तो आपको ना खाने पीने की चिंता करनी है और ना ही वहां पर रहने ठहरने की चिंता करनी है। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में साधुओं ने, अखाड़ों ने, महात्माओं ने अपने अपने पंडाल लगाकर रखे हैं। जब आप सड़क पर जाएंगे, दोनों ओर आपको बड़ी संख्या में ऐसे पंडाल मिलेंगे, और उन पंडालों में आपके लिए खाना मुफ्त है। आप तीनों टाइम का खाना जब चाहें किसी भी पंडाल में जाकर खा सकते हैं। आपको ठहरने की व्यवस्था भी वहां पर मिलेगी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला मुझे जो अव्यवस्था या असुविधा से परेशान है। सबसे अच्छी बात यह थी कि जो मैंने आपको बताया, ना खाने की चिंता है और ना ठहरने की चिंता है। गरीब से गरीब आदमी को भी वहां पर पूरा खाना मिलेगा। किसी न किसी आश्रम में आपको मुफ्त रहने की सुविधा मिल जाएगी, खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। सोचिए, यह भारत की संस्कृति और सनातन धर्म की कितनी बड़ी ताकत है। आज महाकुंभ में अधिकतर संख्या उन लोगों की है जो इस बात से खुश हैं कि उन्होंने कुंभ में आने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो सोच रहे हैं कि उनके पुण्य और भगवान का आशीर्वाद ही रहा होगा उनके साथ कि वो आज इस महाकुंभ में आ पाए। हम लगातार आपको ये बात कह रहे हैं, 144 वर्षों में एक बार ये महाकुंभ आता है, और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस महाकुंभ में मैं भी जाकर वहां पर पवित्र स्नान कर सकूं। अब तक महाकुंभ में 9 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, और जिस दिन मैंने कुंभ में स्नान किया था उस दिन भी स्नान करने वाले लोगों की संख्या 45 से 50 लाख के आसपास थी। तो सोचिए, ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि कुंभ में भीड़ नहीं है, और ये बड़े बड़े जो आंकड़े हैं ये फर्जी हैं। मैंने जो देखा वो ये था, बहुत भीड़ थी और सब लोग ये पवित्र स्नान करने के लिए वहां पर आ रहे थे। और जितनी संख्या बताई जा रही है, अब उसे एग्जैक्टली उतना गिनना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि लाखों की भीड़ तो जरूर थी। अब आपको बताते हैं कि महाकुंभ में अव्यवस्था की जो बातें हैं वो क्यों हो रही हैं। प्रयागराज 363 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर है जिसमें 16 लाख लोग रहते हैं। ये याद रखिएगा, इस शहर में 16 लाख की आबादी है। अब कल्पना कीजिए, 16 लाख की आबादी वाले शहर में अगर एक दिन 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा लोग पहुंच जाएं, पूरा जन सैलाब वहां पर आ जाए, तो क्या लोगों को आने जाने और चलने फिरने में थोड़ी बहुत तकलीफ नहीं होगी? क्या सड़कों पर भीड़ नहीं होगी? क्या सड़कों पर ट्रैफिक जैम नहीं लगेगा? क्या उस दिन गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा? अगर सारी गाड़ियों को आप मेला क्षेत्र तक छोड़ देंगे तो वहां पर किसी के लिए भी पहुंचना असंभव हो जाएगा।
कुंभ मेला क्षेत्र 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। 30 अस्थायी पुल बनाए गए हैं, 1.5 लाख अस्थायी टेंट लगाए गए हैं। लेकिन प्रयागराज की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखाई दी वो है ट्रैफिक जैम। शहर की सड़कें तो वही पुरानी हैं, और ये जो सड़कें हैं ये इतने लोगों के लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि जब इस शहर की प्लानिंग हुई होगी, ये तो बहुत पुरानी बात है। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनकी ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद फ्लाइट्स छूट गई, जो समय से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए या रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मेला क्षेत्र से एयरपोर्ट तक या फिर शहर में बाहर निकलने तक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। ये मुझे वहां की सबसे बड़ी समस्या लगी। लेकिन इस ट्रैफिक जैम को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ये शहर जो है पुराना शहर है, सिर्फ 16 लाख लोगों के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, क्योंकि आबादी 16 लाख की है। और वहां पर अगर एक दिन में 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ लोग पहुंच जाएं, तो आप समझिए कि असुविधा तो जरूर होगी ही। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं और लोग प्रसन्न हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सिवाय कुछ लोगों के। ऐसा भी है, वहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जो लोग लगातार वहां से रील्स बना रहे हैं। और उसमें कुछ लोग आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो थोड़े नाराज हो रहे हैं, क्योंकि शायद किसी का कोई अपना बिछड़ गया है, किसी को बहुत ज्यादा दूर तक पैदल चलना पड़ा है, या पहले से जानकारी ना लेकर आने की वजह से बहुत सारे लोग वहां खो भी जाते हैं या सही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या आपको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल जाना चाहिए। 144 वर्षों के बाद आपको एक बार मौका मिल रहा है। क्या महाकुंभ में स्नान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या वहां बहुत बड़ी असुविधा आपको हो सकती है? इसका जवाब है नहीं। जब भी आप भगवान के दर्शन, मोक्ष और आत्मा की शुद्धि के लिए जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तपस्या तो करनी ही पड़ती है। केदारनाथ हो, वैष्णो देवी हो, या और हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर हो, वहां आने जाने या दर्शन करने में आपको थोड़ा बहुत कष्ट तो सहना ही होता है। और तपस्या का मतलब यही तो है, क्योंकि ये मंदिर, ये घाट, ये 5 स्टार होटल नहीं है। कुंभ मेला कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहां सब तरह की सुविधाएं, सब तरह के 5 स्टार सुविधाएं आपके लिए इंतजार कर रही हूं। आप यहां पर आते हैं अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए, तपस्या के लिए, और तपस्या में आपको अपने आप को तैयार करके आना होता है। मैंने स्नान करते हुए आपके लिए एक छोटा सा वीडियो आज बनाया है। स्नान करते समय मेरी अपनी भावनाएं क्या थी, आप चाहें तो इस वीडियो को आज देख सकते हैं, और आप चाहें तो आप भी इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। तो ये जो पवित्र स्नान है, इसका मौका आपको जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगा, लेकिन ये कोई मामूली स्नान नहीं है। ये स्नान कैसे करना चाहिए, मैं मेरे हिसाब से आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या किया। सबसे पहले तो आपका जो चित्त है, यानी शरीर शांत होना चाहिए, मस्तिष्क, मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। आपके अंदर ये जो शांति है, इसे आप महसूस कीजिए। इसे महसूस करने के बाद आपके मन में और आपके शरीर में जितनी भी बुरी भावनाएं हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, आपके जीवन में अब तक जितने भी बुरे अनुभव रहे हैं जो आपको कटु बनाते हैं, कड़वा बनाते हैं, इन सारे अनुभवों को एक जगह इकट्ठा कीजिए। इस सारी बुरी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कीजिए और इस पवित्र गंगा जल में आप आज बहा दीजिए। आपके जो भगवान हैं, ईश हैं, जिन्हें आप मानते हैं, ओम नमः शिवाय आप कह सकते हैं, हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कह सकते हैं, और उसके बाद सच्चे मन से भगवान को आप याद कीजिए। और जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको एक बहुत ही अजीब सा हल्कापन महसूस होगा। आपको अपने जीवन में, अपने मन में और अपने शरीर में एक शांति का अनुभव होगा, और आप उस अनुभव को अभी यहीं पर कर पाएंगे। तो इस स्नान को बर्बाद मत कीजिए, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक स्नान है, पानी में कूद गए और स्नान करके बाहर निकल आए और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ये स्नान आपकी आज़ादी के लिए है, आपके लिबरेशन के लिए है, आपके मोक्ष के लिए है, आपकी आत्मा के लिए है, आपकी आत्मा की और शरीर की शुद्धि के लिए है, आपके विचारों की शुद्धि के लिए है, और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए है, और आपकी जो आत्मा है वो यहाँ से प्रसन्न होकर जानी चाहिए। ये स्नान इसके लिए है। तो मुझे यहाँ पर ये अनुभव हो रहा है
मैं आपको बता सकता हूँ। आपको अनुभव ये हुआ है या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप में से जो लोग आएंगे कोशिश कीजिए कि आप इस अनुभव को जरूर यहाँ से करें और ये अनुभव आप यहाँ से लेकर जाएं। हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय। तो मैंने आपको अपना अनुभव बता दिया। आप अपने शरीर को आराम देने के लिए, अपने शरीर को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए न जाने कितनी सारी चीजें करते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा को सुंदर बनाने के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए, शुद्धि के लिए और शक्ति के लिए क्या करते हैं? मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आपको महाकुंभ में जरूर आना चाहिए। अगर कोई कष्ट होता भी है तो इसे आप अपनी आत्मा की शक्ति के लिए जरूरी तपस्या मानकर आप सह लीजिए। आपको दो बातें मैं बताना चाहूंगा। जब आप जाएं महाकुंभ के लिए, पूरी तैयारी के साथ जाएं, पहले से पूरी जानकारी लेकर जाइए। आप अगर एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट से आपको कैसे इस महाकुंभ के मेले तक पहुंचना है और घाट तक पहुंचना है। रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो थोड़ी जानकारी पहले से आपको जरूर होनी चाहिए। सर्दी का मौसम है, गर्म कपड़े जरूर लेकर आइएगा। और तीसरी बात, गंगा में जब आप स्नान करेंगे या संगम में जब आप स्नान करेंगे तो पानी बहुत ठंडा होगा, इसके लिए भी आप तैयार रहकर आइए। कि इस बार महाकुंभ में महिलाएं जो हैं वो नागा साध्वी कैसे बन रही है। महाकुंभ में नागा सन्यासियों की भर्ती इस समय चल रही है और इसके लिए नागा साधुओं का दीक्षा संस्कार शुरू हो चुका है, क्योंकि नागा साधु सिर्फ कुंभ में ही बन सकते हैं। और आपने देखा होगा इस बार महाकुंभ के मौके पर नागा साधुओं की बड़ी चर्चा हो रही है। सब लोग नागा साधुओं के बारे में जानना चाहते हैं। आज कठिन तपस्या के बाद जूना अखाड़े में करीब 100 महिलाओं को नागा सन्यासी बनने की दीक्षा दी गई और इनमें कुछ विदेशी महिलाएं भी शामिल थी। नागा साध्वी बनने का रास्ता बहुत कठिन होता है। इसके लिए भौतिक सुख सुविधाएं छोड़नी होती हैं, हर तरह के सांसारिक रिश्ते को तोड़ना होता है। नागा साध्वी बनने से पहले महिलाओं को कई वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उन्हें अपने गुरु के अधीन रहकर 2 से 3 साल तक सेवा करनी होती है, तपस्या करनी होती है और यह साबित करना होता है कि वो नागा साध्वी बनने के योग्य है। नागा साध्वी बनने से पहले महिलाओं को अपना मुंडन कराना होता है और जीते जी अपना पिंड दान करना होता है, बाकी नागा साधुओं की ही तरह। जिस तरह नागा साधु कठिन तपस्या और साधना करते हैं, वैसे ही नागा साध्वियों को भी कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। नागा साध्वी जिस अखाड़े से जुड़ती हैं, उसी की परंपरा के अनुसार उन्हें दीक्षा दी जाती है और दीक्षा से पहले उनके पंच संस्कार होते हैं जो 5 अलग अलग गुरु करते हैं। पंच संस्कार अलग अलग 5 गुरु द्वारा किया जाता है। जैसे शिक्षा गुरु शिखा तैयार करते हैं, शिखा गुरु शिखा तैयार करते हैं, कंठी गुरु कंठी पहनाते हैं, तीसरे भभूत गुरु होते हैं, चौथे लंगोटी गुरु होते हैं और 5वें शाखा गुरु होते हैं। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो महिलाएं नागा साधु बनना चाहती हैं, उन्हें पहले अवधूत बनाया जाता है। अवधूत का अर्थ उस साधु से है जो दुनिया से पूरी तरह से विरक्त होकर अब स्वयं में लीन हो चुका है। महिलाओं को अवधूत बनने की दीक्षा के लिए सुबह 4 बजे उठना होता है। फिर साधना के बाद गंगा नदी के किनारे मुंडन संस्कार होता है और फिर पवित्र स्नान के बाद पिंडदान किया जाता है। इसके बाद महिलाओं को एक बिना सिला हुआ वस्त्र पहनने के लिए दिया जाता है और महिलाओं को बिना कुछ खाए पिए दंड कमंडल और उसमें जल लेकर अपने अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे रहना होता है। अगले दिन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जाप के लिए गुरु मंत्र देते हैं और साधु परंपरा का ज्ञान कराते हैं और इसके बाद अवधूत गंगा में स्नान करती हैं और 108 डुबकी लगाकर अपना वस्त्र नदी में त्याग देती है। और इसके बाद अखाड़े की कोतवाल उन्हें कंबल देती है, जिससे लपेटकर वो शाखा गुरु के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेती हैं और फिर भगवा वस्त्र पहनकर पूर्ण नागा साध्वी बन जाती है। नागा साधु और नागा साध्वी में एक मूल अंतर यह है कि नागा साधु अक्सर बिना वस्त्रों के या सिर्फ लंगोट के साथ आपको दिखाई देते हैं, जबकि सामाजिक मर्यादा के तहत नागा साध्वी भगवा वस्त्र पहनती हैं, लेकिन ये वस्त्र सिले हुए नहीं होने चाहिए। इस बार महाकुंभ में करीब 1000 महिलाएं नागा साध्वी बनेगी और प्रयागराज के कुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को राजेश्वर नागा कहा जाता है, क्योंकि ये सन्यास के बाद राजयोग की कामना करते हैं। उज्जैन कुंभ से दीक्षा लेने वाले साधुओं को खूनी नागा कहा जाता है, क्योंकि इनका स्वभाव बहुत उग्र होता है। हरिद्वार कुंभ से दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को बर्फानी नागा कहते हैं और इनका स्वभाव शांत माना जाता है।
जबकि नासिक कुंभ में दीक्षा लेने वाले साधुओं को खिचड़ी नागा कहते हैं। इनका कोई निश्चित स्वभाव नहीं होता। हमारे साथ साध्वी मीरा गिरी जी महाराज 1008 महामंडलेश्वर जी मौजूद हैं। मीरा जी, दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है नागा बनने के लिए, आपने भी मुंडन कराया है। महिलाएं भी इसमें आगे आती हैं? हाँ जी, महिलाएं क्यों नहीं आती है। महिलाएं भी आज के समय में सबसे आगे हैं। झांसी की रानी महिलाएं थी, रानी लक्ष्मीबाई जो महिलाएं थी। जितने भी संतों ने जन्म लिया है सब महिलाओं से ही हुआ है। तो जब इतने बड़े संतों को जन्म देने का अधिकार रखती है तो वो नागा बनने का क्यों नहीं रखती। नागाओं को सनातन के सबसे बड़े रक्षक कहा जाता है और आप महिलाओं का एक तरह से आगे आना और इस रक्षक के भूमिका में रहना, ये कितना आप मानती हैं? कि बहुत मानते हैं। जननी सबसे बड़ी होती है कि जननी जने तो ऐसा जड़े के दाता के सूर, नहीं तर्रीजे बांजड़ी मत गमाजे नूर। सनी की महिलाओं के लिए थोड़ा उत्सुकता लग रही कि क्यों आ रही हैं। तो ये 4 आश्रम की व्यवस्था सबके लिए, स्त्री हो पुरुष हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मचर्य के लिए ऐसा कुछ नहीं वर्णन है। ब्रह्मचर्य चाहिए, जिसने ब्रह्मचर्य में प्रवेश किया उसने गृहस्थ में किया, उसके बाद वानप्रस्थ में किया, फिर सन्यास। अगर किसी ने सीधा ब्रह्मचर्य से सन्यास में भी जा सकता है, कोई गृहस्थ से भी सन्यास में जा सकता है, लेकिन तीनों आश्रम करने के बाद भी कोई जा सकता है सन्यास में, और जाना ही चाहिए, ये हमारा सनातन कहता है। नागा सन्यासी जो होते हैं ना, संत जो होते हैं नागा सन्यासी, उनको एक लंगोटी दी जाती है और वो नागा भी हो सकते हैं। लेकिन महिला सन्यासी नहीं होती, उनको एक वस्त्र दिया जाता है, वो बिना सिला हुआ, है ना, उस वस्त्र को धारण करती हैं। और उसके बाद समाज में जाना है तो वो पूरे वस्त्र भी बाद में धारण कर सकती हैं, क्योंकि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है लोक कल्याण। तो अभी जो दीक्षा होगी उसमें एक वस्त्र होगा बिना सिला हुआ, उसी में संन्यास। तो हमारी जो मान मर्यादा है सनातन की, उसमें उसके अनुसार वस्त्र धारण होता है, एक होता है, उसको भी माने जाए। सार्वजनिक रूप से नागा सन्यासिनी नहीं बनाई जाती हैं, और वैसे तो पूर्व काल में है, उनका इतिहास है, मगर उनको चूंकि सामाजिक व्यवस्था में रहना होता है तो या तो वो गंदराओं में, गुफाओं में या एकांतवासों में रहें, उनकी सेवाओं में भी महिलाओं उचित प्रबंध के रूप में रहें तो बेहतर है। तो अभी बनते हैं, परंतु इतना लोकलाज के उससे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यानी कि नागा महिला सन्यासिनियां हैं, ये प्रथा भी है, परंपरा भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सेम। जो आप पुरुष की पदवियों की या उनको प्रदर्शन करते हैं आप, वह सेम एज इट इज, वही पद वही व्यवस्था वो रहती है। हाँ, चूंकि पुरुष प्रधान देश है हमारा और पुरुष प्रधान हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें महिलाओं की व्यवस्था थोड़ा सा गौड़ दिखती है। महाकुंभ में हजारों विदेशी श्रद्धालु सनातन धर्म की जय जयकार कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए लोग महाकुंभ में संतों से गुरु ज्ञान ले रहे हैं। लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोग महाकुंभ और यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं पर सवाल उठाते हैं। आज हम ऐसे लोगों को एक बड़ी स्पेशल तस्वीर दिखाना चाहते हैं, एक बड़ा खास वीडियो दिखाना चाहते हैं। मशहूर ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले आजकल भारत में अपने कॉन्सर्ट्स कर रहा है। कोल्ड प्ले के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और अभी मुंबई में उनका एक कॉन्सर्ट हुआ था। भीड़ देखिए आप। इस कॉन्सर्ट से जुड़ा एक वीडियो आज हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में कोल्ड प्ले के ब्रिटेन के मशहूर गायक क्रिस मार्टिन जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि कैसे क्रिस मार्टिन कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के दौरान जय श्री राम कह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग वहां पर जय श्री राम के प्लेकार्ड्स लेकर गए थे। इससे आपको हमारे देश का जो युवा है, आपको एक बार यह भी समझनी पड़ेगी बात कि हमारे देश के जो युवा हैं, इस कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में टिकट्स बहुत महंगी है। बड़े बड़े लोग इस कॉन्सर्ट को देखने के लिए गए हैं, जिसमें से ज्यादातर हमारे देश के युवा हैं, सारे पढ़े लिखे युवा हैं। और वहां पर भी आपको जय श्री राम के प्लेकार्ड्स देखने को मिल रहे थे। लोग जय श्री राम के पोस्टर्स लेकर गए थे और उसी को देखकर इस विदेशी गायक ने
ये बात कही। एक विदेशी गायक को जय श्री राम बोलने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी जय श्री राम जैसे धार्मिक नारे को भी सांप्रदायिक नारा बताते हैं और कहते हैं कि इस तरह के नारों से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन यहां आपने देखा, यहां तो किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, इनमें से किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई जब इस गायक ने खुलकर जय श्री राम कहा। किसी को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। क्रिस मार्टिन के मुंह से जय श्री राम सुनकर परेशान होने वालों को अब एक और तस्वीर दिखाते हैं। क्रिस मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड डेकोटा जॉनसन के साथ मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर भी गए और डेकोटा जॉनसन अमेरिका की एक बहुत मशहूर अभिनेत्री हैं, हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने भी वहां भगवान गणेश के दर्शन किए और हिंदू रीति रिवाज से वहां पर पूरा पूजा पाठ उन्होंने किया। ये भी तस्वीरें आप देखिए। सनातन धर्म से प्रभावित हुए क्रिस मार्टिन ने अपने कॉन्सर्ट में कहा कि वो भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि भारतीयों ने अंग्रेजों के अत्याचारों को भुलाकर उन्हें माफ कर दिया और एक तरह से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत में हुई बर्बरता के लिए आज भारत के लोगों से एक प्रकार से माफी ही मांगी है। ये भी सुनिए। बहुत सारे लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि यह भारत का युग है, यह भारत का समय है। और आप सोचिए, ब्रिटेन का एक इतना बड़ा गायक, हॉलीवुड की एक अभिनेत्री भारत आते हैं, वो मंदिर जाते हैं, सनातन धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। ये ब्रिटेन का इतना बड़ा गायक अपने कॉन्सर्ट में जय श्री राम कहता है और यह भी कहता है, इस बात को मानता है कि जब यहां ब्रिटिश राज था तो उसके देश के लोगों ने, उन शासकों ने भारत के लोगों पर बहुत अत्याचार किया। वो इस बात को मानता है और आज पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि यह भारत का युग है, ये भारत का समय है और ये हर भारतीय का युग है, हर भारतीय का समय है। लेकिन हमारे भारत की अपनी राजनीति में क्या हो रहा है, जरा ये भी देख लीजिए, क्योंकि अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि दिल्ली में अलग अलग पार्टियों ने परिवार के विस्तार को भी अब एक चुनावी हथियार बना लिया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली की हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए देगी। अब अगर आंकड़े आप देखें तो दिल्ली में अगले 5 साल में लगभग 15 लाख महिलाएं गर्भवती होंगी और अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो हर ऐसी महिला को वादे के मुताबिक 21,000 रुपए देने होंगे और इस तरह से यह राशि लगभग 3,150 करोड़ रुपए के आसपास होगी। अब ये अगले 5 साल में, अब ये एक तरह से जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि की तरह होगा, जिससे लोग ज्यादा बच्चे भी शायद पैदा करने लगेंगे। इससे पहले आपको याद होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और यहां तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी ये कह चुके हैं कि भारत के लोगों को, हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। भारत के लोगों को स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य के लोगों को कह चुके हैं कि आप ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। लेकिन उस समय लोगों पर शायद इन बातों का ज्यादा असर नहीं हुआ हो। हालांकि अब दिल्ली में गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने से जरूर लोग ज्यादा बच्चे पैदा करने के बारे में प्रेरित हो सकते हैं और इस राशि को लोग अपना परिवार बढ़ाने के लिए एक इंसेंटिव के तौर पर ले सकते हैं। यानी अब बच्चे को पैदा होने से पहले ही पैसा मिलने लगेगा। कई राज्यों में 10वीं 12वीं क्लास की छात्राओं को स्कूटी पहले ही मिल रही है, फ्री लैपटॉप छात्रों को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी यह वादा कर रही है कि दिल्ली में छात्रों को बस में फ्री यात्रा दी जाएगी, मेट्रो में भी आधा किराया ही देना होगा, बिजली और पानी पहले से फ्री है, राशन पहले से फ्री है। बेरोजगारों को कांग्रेस पार्टी 8,500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर रही है और महिलाओं को हर महीने 2100 से 2,500 रुपए देने का वादा भी दिल्ली की सब पार्टियां कर चुकी हैं। कोई 2100 दे रही है, कोई 2,500 दे रही है। इस तरह किसी ने अगर एक औसत परिवार को आप देखें, एक औसत परिवार ने अगर 3 बच्चे पैदा किए तो हर बच्चे पर 21,000 रुपए के हिसाब से कुल मिलाकर 63,000 रुपए मिलेंगे जब भी महिला गर्भवती होगी। बड़े होकर अगर इन युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो सरकार से हर महीने 8,500 रुपए महीना प्रति युवा के हिसाब से 3 अगर युवाओं को देखें तो 25,000 रुपए एक परिवार को मिलेंगे। और ये तो हम आज के हिसाब से आप बता रहे हैं, जब तक अगर आज ये बच्चे पैदा होते हैं, जब तक ये युवा बनेंगे, तब तक ये 8,000 रुपए का जो वजीफा है ये बढ़कर शायद 15-20 हजार रुपए हो चुका होगा, तब ये राशि और भी बढ़ जाएगी।
एक अनुमान के मुताबिक सरकार एक परिवार पर हर महीने करीब 50,000 रुपए खर्च करेगी, जिसमें उसका बिजली पानी का बिल भी है, उसकी बस यात्रा भी है, बेरोजगारी भत्ता भी है, महिलाओं को मिलने वाला 2,500 रुपया भी है और बाकी की चीजें भी है। दिल्ली में कुछ चुनावी योजनाओं के हिसाब से बेरोजगार रहना भी अब एक रोजगार बन सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल बेरोजगार रहने के बदले हर महीने 8,500 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। हो सकता है कि मेहनत से कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति या मजदूरी करने वाला व्यक्ति शायद 8,500 रुपए ना कमा पाए, लेकिन वो घर बैठा रहेगा तो उसे 8,500 रुपए जरूर मिल सकते हैं। इसलिए जब सब कुछ मुफ्त में मिल ही रहा है तो काम करने की क्या आवश्यकता। लेकिन सोचिए, ये पैसा आएगा कहां से? ये किसी राजनीतिक पार्टी की जेब से नहीं आएगा, किसी नेता की जेब से नहीं आएगा, बल्कि ये खर्च टैक्स पेयर के पैसे से किया जाएगा। मेहनत आप करेंगे, पैसा आप कमाएंगे, टैक्स आप चुकाएंगे और बड़ी बड़ी पार्टियां फ्री पैसा बांटने का वायदा करके सत्ता में बने रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे और उस वादे को पूरा करने के लिए आपके टैक्स का पैसा चुनावों में ऐसे ही बांटते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल से आज जब पूछा गया कि यह पैसा आखिर आएगा कहां से, तो उन्होंने कहा कि आप फल खाइए, पैसे की चिंता मत कीजिए। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी पैसा कहां से आएगा, इतना पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा मैं बनिए का बेटा हूं, जादूगर हूं, चिंता ना करो। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब जानता हूं, मैं कहीं से ले पैसे लाऊं, आपको सारे काम कर दूंगा। इस तरह की फ्री की योजनाओं से दो नुकसान होते हैं। पहला, इससे देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो जाती है और दूसरा, जनता को फ्री की योजनाओं की इतनी आदत पड़ जाती है कि इसके बाद वो सरकार से महंगाई, नौकरी और विकास के मुद्दे पर सवाल पूछना ही बंद कर देती है।